ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने लेक्चर नंबर 6 को आज मैं दोस्तों आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 6। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 18 दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज एंड आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 5 लेक्चर्स। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की बातें बताई थी and I told you that what are the different schools of thought in relation to debt equity mix, in relation to equity gearing, in relation to capital gearing। क्या क्या विचारधाराएं हैं लोगों की, फिरंगियों की, अमेरिकन की, यूरोपियंस की, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिसाइड दैट व्हाट इज द बेस्ट डेट इक्विटी मिक्स। तो आप रजिस्टर ओपन करें। बड़ा छोटा सा लेक्चर है बेटे आज का, क्योंकि जो मैंने मेन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज 4 थ्योरीज बताई थी आपको, है ना, तो 2 करा दी थी, 2 भी करानी है, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। तो आप पहले रजिस्टर ओपन कर लें। लेक्चर नंबर 6 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 18 कर रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज इसका नाम है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज और जस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर और जस्ट डेट इक्विटी मिक्स और जस्ट इक्विटी गेयरिंग और जस्ट कैपिटल गेयरिंग और द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी, कुछ भी कह दें अब तो आपको पूरी बातें समझ आ चुकी है यार। चलिए जी, आई थिंक ये वाला ग्राफ आप समझ रहे होंगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, लास्ट लेक्चर नंबर 5 में भी डिस्कस किया था, और आज लेक्चर नंबर 6 में भी इसको डिस्कस कर रहा हूं। That there are 2 thoughts on the basis of which we can say that the capital structure will affect the value of the firm, the EPS, the sentiments, the public, you know। कहां से कहानी शुरू हुई और कहां तक पहुंची। आपके मन में जो वर्ड्स हैं, जो थॉट्स हैं, कहते हैं बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स बिकॉज दे विल बिकम योर वर्ड्स, बी अवेयर ऑफ योर वर्ड्स बिकॉज दे विल बिकम योर एक्शंस, be aware of your actions because they will become your habits, be aware of your habits because that will become your change your destiny। कहानी शुरू हुई थी विचार से और डेस्टिनी में पहुंचे बेटे। बिल्कुल यहां पर भी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में भी कुछ ऐसा ही है। कहानी स्टार्ट हुई डेट इक्विटी मिक्स से, फिर हुआ वेटेड एवरेज कॉस्ट में चेंज, फिर उसके बाद वैल्यू, फिर उसके बाद वेटेड कॉस्ट में चेंज तो वैल्यू ऑफ फर्म में चेंज, और अल्टीमेटली सेंटिमेंट्स में चेंज। तो आप ये देखिए पूरी पिक्चर आपके सामने मैंने क्लियर कर दी। आज हम इस बात को भी कंक्लूड करेंगे कि सबसे अच्छी थ्योरी कौन सी है, बिकॉज वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर अबाउट ट्रेडिशनल थ्योरी and we have discussed the irrelevant theory that is 1958 issue, Modigliani and Miller approach। तो आप एक बार, मुझे ऐसा लगता है यार आज लास्ट लेक्चर 6 है, अभी मुझे 2-3 लेक्चर्स और रहने हैं क्योंकि मुझे बीटास के बारे में बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड बीटा, गेयर्ड बीटा, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट अभी आप आज एक लास्ट टाइम मैं कहता हूं, उसके बाद नहीं बोलूंगा। 2 schools of thought अगेन लिखिए। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट में आप लिखिए रेलेवेंट थ्योरीज। अच्छा वैसे रेलेवेंट का मतलब भी क्या है कि जो रेलेवेंट, अगर हम वर्ड मीनिंग देखें, डिक्शनरी मीनिंग देखें, तो रेलेवेंट मींस yes, the answer is yes, that is the issue which we are going to discuss has a relevance, that is named as relevance theory। It means yes, the debt equity mix plays an important role while affecting the value of the firm। It means जो हम कह रहे हैं उसका आंसर yes होने वाला यही है बेटे, रेलेवेंस थ्योरी। आई थिंक आप समझ रहे हैं मेरी बात को। रेलेवेंस थ्योरी में हम 3 अप्रोचेस को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल थ्योरी विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आज के इस लेक्चर में मैं आपको मोडिग्लानी मिलर, एम स्क्वायर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जर्मनी 1963 की कहानी बताऊंगा। बेटे जब 1958 में जब वो थ्योरी लेकर आए ना, तो बहुत लोगों ने रिवोल्ट किया, बिकॉज उन्होंने बड़ी हाइपोथेटिकल असम्पशंस ले ली थी। टैक्स नहीं होगा, ये नहीं होगा, रैशनल होंगे, सब कुछ ऐसा होगा, कुछ इफेक्ट नहीं करता। बट अल्टीमेटली उनको फिर लास्ट में कंक्लूड करना पड़ा न्यू थ्योरी लाने के बाद, एंड दे हैव रिलैक्स द अजम्पशन ऑफ टैक्स। उसको देखते हैं पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, दैट इज ओनली वन थ्योरी, दैट इज मोडिग्लानी मिलर अप्रोच, 1958 थ्योरी। ठीक है सर, आगे चलिए आप। मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि मैंने कहानी जब शुरू की थी तो बेटे 1958 था। चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला, चलते जाओ चलते जाओ, चलते चलते कौन मिला, चलते 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 मोडिग्लानी मिलर। 1958 के बाद दोबारा से मोडिग्लानी मिलर मिले 1963 में, और आज आप यहां खड़े हैं 2025 में। यू आर अ फाइनेंस मैनेजर कम ACCA। Now you have to decide, that you have to see firstly what are the sayings, what are the conclusions of Modigliani Miller। We have already seen the conclusion of 1958। I will say it is a hypothetical theory, बेकार की थ्योरी है जी ये। अभी तक तो इसका कोई यूज ही नहीं है। आजकल रियल पार्लेंस में देखें तो ये तो बकवास कर रहे हैं। क्योंकि ये बकवास कर रहे हैं इसलिए इन्होंने अपनी एक नई थ्योरी को निकाला, और उसमें जो टैक्स अजम्पशन उन्होंने पहले लिया था कि टैक्स हैज नो, देयर इज नो टैक्स, it means cost of debt and cost of equity are same।
No doubt cost of debt is cheaper, but the point is they have given the importance to operating profit, that operating profit ज्यादा important है एक corporate entity की value को determine करने के लिए as compared to the debt and equity mix. मतलब कहते हैं जी पाव भाजी इंपॉर्टेंट है, पाव भाजी कैसे बनाई, कितने पैसे में खरीदी, दैट इज नॉट प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज रबिश. So the point is they have to come up with a new theory in 1963 by relaxing their one assumption that if there is an incidence of tax, if there is an incidence of lagan, if there is an incidence of kar, if there is an incidence of GST, if there is an incidence of individual tax, if there is an incidence of corporate tax, अगर टैक्स होगा तो बट नेचुरल है डेट के कॉस्ट में आपको सेविंग मिलेगी, बिकॉज इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस एज पर IFRS एंड एज पर यूएस गैप्स एंड एज पर इंडियन ईएस एंड एज पर जापानीज. तो चीपर सोर्स होगी. अच्छा जब वो चीपर होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा आप बताइए, जब वो चीपर सोर्स होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे जैसे आप डेट को बढ़ाते जाएंगे आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती जाएगी. लेकिन ये बेवकूफ लोग मोडी, गिलानी, मिलर रुके ही नहीं, वो कहते हैं बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ. भैया ट्रेडिशनल थ्योरी तो एक पॉइंट पे तो रुकी थी कि भाई एक पॉइंट के बाद अगर डेट बढ़ाओगे तो जो आपका कॉस्ट ऑफ डेट वेटेड कॉस्ट में कभी आई है वो एक्चुअली में बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा ह्यूज हो जाएंगी उस बात को पे करने के लिए. मतलब कॉस्ट ऑफ डेट को मिटिगेट करने के लिए जो आपने कमी की उससे ज्यादा तो खर्चा करना पड़ रहा है. तो एक पॉइंट के बाद आपको रुक जाना चाहिए एज पर ट्रेडिशनल थॉट. बट मेरे दोस्त 1963 मोडी, गिलानी, मिलर अप्रोच ने रुकने की बात ही नहीं करी. उन्होंने कहा जी ऑप्टिमम आप 99.9% डेट कर सकते हो. अब आप सोच रहे होंगे 0.1 क्यों नहीं बोला. बेटे आप बताओ ना, किसी कॉर्पोरेट एंटिटी को बनाने के लिए सबसे पहले प्रोमोटर्स होने चाहिए. अच्छा प्रोमोटर्स ओनर्स होने चाहिए तो उनको तो इक्विटी शेयर्स देंगे ही. मैं कहता हूं जी एज्यूम करते हैं 0.1 इक्विटी शेयर्स दिए हमने उनको, क्योंकि विदाउट शेयर्स अ कंपनी वी कैन नॉट फॉर्म अ कंपनी. यूरोपियन कंपनी, अमेरिकन कंपनी, इंडियन कंपनी, पाकिस्तानी कंपनी. बेटे शेयर्स है ही नहीं तो शेयर्स की बिना कैसे लीगल एंटिटी, कैसे कॉर्पोरेट एंटिटी, कैसे सोलोमन वर्सेस कैसे बनेगी आप बताइए. आपने F4 में डिस्कस किया होगा लॉस में दैट वी कैन नॉट फॉर्म अ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल. तो अगर उनका बस चलता हो तो 100% में आ जाते. मोडी, गिलानी, मिलर ने कहा जी आप बढ़ाते जाओ डेट को बढ़ाते जाओ. जैसे जैसे डेट को बढ़ाओगे, इट मींस इफ यू इंक्रीज योर इक्विटी गियरिंग, यू नो, if you increase the gearing, if you increase the long term debt, and the more the proportion of the debt, the more the tax saving you will be getting, the more the weighted cost will be less, and the more will be the value as per this. So they have fixed a rate, you know, fixed a point that is 99.9% तक आप debt कर सकते हो, which is totally bullish. ये मेरी टिप्पणी है. आपको मेरा कमेंट नहीं लिखना, आपको मोडी, गिलानी, मिलर की बातें लिखनी है तो आप पहले ईमानदारी से कमर सीधी करके बैठिए. रजिस्टर ओपन कर लेते हैं तो कर लीजिए तो अच्छा बात. बेटे आगे आपकी मर्जी है. कंक्लूजन्स लिखने जा रहे हैं. किसकी कंक्लूजन लिख रहे हैं? 1963 महिंद्राज एंड महिंद्राज नहीं है, मोडी, गिलानी एंड मिलर एम स्क्वायर 1963 मॉडल. जब उन्होंने वो अजम्पशन, एक अजम्पशन को छोड़ दिया, रैशनल इन्वेस्टर्स है अभी भी अज्यूम कर रहे हैं, देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फंड, ये भी अज्यूम कर रहे हैं. Perfect market है. It means number of sellers and number of buyers are free. They can come in the market or they can go out of the market. Everything is free. सब कुछ फ्री है यार. आना फ्री, एंट्री फ्री, एग्जिट फ्री, होना भी ऐसा चाहिए. मोनोपोली ड्यूपोली का समय का चला गया. सब वही assumptions हैं, बट एक assumption को उन्होंने क्या किया, बैकआउट कर लिया, दैट इज टैक्स होगा. अगर टैक्स होगा तो कॉस्ट ऑफ डेट चीपर होगी. अच्छा कॉस्ट ऑफ डेट चीपर होगी तो 99.9% तक आप डेट इंक्रीज कर दो. ये गलत पॉइंट है, बिकॉज ट्रेडिशनल ज्यादा लॉजिकल लग रही है मुझे, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब आप ज्यादा डेट बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली रेस्टलेसनेस बढ़ जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स में. वो बेचैन हो जाएंगे, एंजाइटी हो जाएगी और वो कहेंगे नहीं नहीं अभी नहीं, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. इसलिए उनको ज्यादा कुछ देना पड़ेगा सेटिस्फाई करने के लिए और अल्टीमेटली वेटेड एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो पहले लिखते हैं जी gearing will decrease weighted cost. Increase in debt no doubt will increase the risk, which will increase cost of equity, but it will not offset the benefit of cheaper debt. अब ये मान रहे हैं. ट्रेडिशनल में ये था कि एक पॉइंट के बाद वो ऑफसेट नहीं करेगा, ऑफसेट करेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ना शुरू हो जाएगी. इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि जो आपको फायदा हुआ था डेट इंट्रोड्यूस करने का, उसका फायदा भी खत्म होकर फिर और बढ़ जाएगी. मतलब अज्यूम करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट डेट की वजह से देयर इज अ डिक्रीज इन 6%,
but because of 6%, because of more financial risk, equity will increase, their expectations will increase by 10%. It means ultimately 4% weighted cost बढ़ गई. ये था ट्रेडिशनल में. मोडी गिलानी मिलर 1963 में वो कह रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो नहीं बोलेंगे लेकिन उतना नहीं बोलेंगे कि आपकी वेटेड कॉस्ट में चिंता आ जाए. अब एक तरफ तो वो कहते हैं जी रैशनल इन्वेस्टर्स हैं, एक तरफ वो कहते हैं बोलेंगे नहीं, या उनकी एक्सपेक्टेशन उतनी उससे ज्यादा नहीं होगी, या उतनी होगी जिससे देयर विल बी नो चेंज इन द वेटेड एवरेज कॉस्ट. तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं. आप समझ रहे हैं? तो आप अभी अपने कमेंट ना लिखकर पहले आप कंक्लूजन लिखिए मोडी गिलानी मिलर अप्रोच की. गेयरिंग विल डिक्रीज, गेयरिंग विल डिक्रीज वेटेड कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट, इंक्रीज इन डेट नो डाउट विल इंक्रीज द रिस्क. रिस्क तो बढ़ेगा ही भाई साहब, आपको डिबेंचर्स इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट गेयरिंग बढ़ जाएगी, प्रेफरेंस डिविडेंड बढ़ जाएगा, बट इट विल नॉट अफेक्ट द एक्सपेक्टेशंस टू दैट हाई लेवल एक्सटेंट. बहुत बढ़िया. हेंस KW और K0 will fall as gearing increases. अब देखिए जी, इन्होंने कहा जैसे जैसे आप पांचवा गियर लगाओगे जिंदगी के मजे आएंगे. बिल्कुल अच्छी बात है, गाड़ी में जिंदगी के मजे आते हैं पांचवें गियर में, और जब साथ में कोई बैठा तो और ज्यादा मजे आते हैं. बट द पॉइंट इज एक लेवल तो होगा जब रेड लाइट आएगी या कोई ट्रैफिक आ जाएगी या भैंस आ जाएगी. बेटे बुलेट ट्रेन में भी भैंस आ गई, सारी बुलेट ट्रेन खराब हो गई अहमदाबाद से जो मुंबई जाती थी. माना कि आप बुलेट ट्रेन हो, माना कि आपको मजे आ रहे हैं, माना कि आपकी डेट अच्छी है, माना क्या, बट एक पॉइंट तो होगा जहां पे रुकोगे यार. वो कहते हैं जी 99.9 वाला परसेंट वाला पॉइंट होगा. नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है. ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज 99.9% गियरिंग. मुझे ऐसा लगता है कि ये थ्योरी लॉजिकल नहीं है. मोडी गिलानी बिल्कुल ही, मैं तो समझता हूँ जी बकवास है, पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में ये मैंने लिवरेजेस बता दी थी, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की बातें हमने लेक्चर नंबर 5 से शुरू कर दी थी, और मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल व्यू हमने ये डिस्कस कर लिए जूस नोट से. मोडी गिलानी नो टैक्स अज्यूम कर लिया है, और आज हम इसको कर रहे हैं बेटे मोडी गिलानी विद टैक्स. अच्छा, मोडी गिलानी विद टैक्स जो है आपको मालूम ही है बेटे, मैंने अपने फ्लो चार्ट में भी प्रिपेयर किया है कि मोडी गिलानी विद टैक्स में हम क्या करते हैं. ये देखिए बेटे, ये है जी मोडी गिलानी विद टैक्स. और ज्यादा दिक्कत है तो आप सीधा कैप्लन में आ जाइए, मोडी गिलानी विद टैक्स में आ जाते हैं कि मोडी गिलानी विद टैक्स में क्या वो अज्यूम कर रहे हैं. बाकी बातें तो आप देखेंगे तो आपको लॉजिकली समझ आ जाएंगी. अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है तो आपको समझ आ जाएगा. लेकिन आप इस चित्र को देखिए. This is a graph which they have prepared in 1963. This is the x-axis. Okay, independent variable, that is y-axis. Okay, gearing here लेंगे, debt equity mix यहाँ लेंगे, cost बिल्कुल ठीक है. बट आप ये देखो ना, वो कह रहे हैं जी कॉस्ट ऑफ डेट चीपर होगी. हम भी तो ये कह रहे हैं चीपर होगी, अच्छी बात है यार, बट वो कहते हैं ये सेम रहेगी, हम भी कहते हैं सेम रहेगी. अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऊपर होगी, हम भी कहते हैं ऊपर होगी. अच्छा, लेकिन द पॉइंट इज जैसे जैसे आप डेट को बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे डेट को बढ़ाते जा रहे हो, आप देखो इसमें इंक्रीज आ रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में इंक्रीज आ रहा है, बट उतना इंक्रीज नहीं आएगा. अल्टीमेटली वेटेड एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे गिरती रहेगी अप टू 99.9%. Because weighted cost गिरती जा रही है, तो hence if I see the market value of the company that is equal to future cash flows upon KW और डिनोमिनेटर कम है, तो आप चेक करिए वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज. हम इस समय ये नहीं कहने आए कि गलत है, ठीक है, वो तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया. आपको लॉजिक्स देखने, कंसेप्ट देखने हैं, और आपको वो बात समझनी है जो मोडी गिलानी ने बोली है. आप इस समय आगे चल रहे हैं और मैं लास्ट थ्योरी की तरफ बढ़ गया. मैं भूपेश आनंद लास्ट थ्योरी की तरफ बढ़ चुका हूं, और उसका नाम है, क्या नाम है जी, उसका नाम है कैपिटल पैकिंग ऑर्डर थ्योरी. ट्रेडिशनल की डिस्कस कर दी, ओल्ड वर्जन ऑफ मोडी गिलानी ने डिस्कस कर दिया, न्यू वर्जन ऑफ मोडी गिलानी ने डिस्कस कर दिया. अब हम आ रहे हैं पैकिंग ऑर्डर थ्योरी. बेटा ये ज्यादा रियलिटी को टच करती है पैकिंग ऑर्डर. मुझे एक बात बताना, जब आपको पैसे चाहिए होते हैं तो क्या सीधा ही आप पड़ोसियों से, बाहर वालों से मांगना शुरू कर देते हैं? आप घर में रहते हैं जॉइंट फैमिली में, तो पहले आप घर के मेंबर से मांगते हैं, या बाहर जाते हैं रामू की मम्मी, पड़ोसी, ये वो दोस्त, उससे मांगते हैं, या पहले घर से ट्राई करते हैं? सच सच बताना बेटे. ब्रदर से, सिस्टर से, मम्मी से, पापा से, बड़ी मम्मी से, बड़े पापा से, छोटी मम्मी से, छोटे पापा से, अब्बू से. It means the point is, if I see in reality, if you require funds, those funds will be firstly procured from your internal sources. अच्छा, if you cannot procure it from internal sources,
then you will go outside and within outside also you will firstly borrow the funds. आप अपने दोस्त को कहेंगे, मान लेते हैं आपको 1000 रुपए चाहिए थे, 800 रुपए तो घर से अरेंज हो गए, तो 200 रुपए आप अपने दोस्त को बोलोगे यार दे दे, 1 वीक के बाद दूंगा। अच्छा, घर वालों को नहीं कहा आपने 1 वीक के बाद दूंगा, क्योंकि वो तो घर वाले हैं, बिकॉज दे आर ओन, दे आर इंटरनल पीपल, दे आर एक्सटर्नल, फ्रेंड इज एक्सटर्नल। तो उसको कहना पड़ा कि मैं 1 महीने के बाद या 1 हफ्ते के बाद, आफ्टर 1 वीक आई विल गिव यू द मनी। द पॉइंट इज whenever you require funds, my dear friends, आपको जब भी पैसे चाहिए होते हैं, सबसे पहले आप अपने जेब में, अपनी सेविंग्स में, अपने घर वालों से पूछते हो और वहां से जुगाड़ लगाते हो। मैं नहीं कह रहा, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी कह रही है। और दूसरी बात, जब वहां से नहीं मिलते या मान लेते हैं you have received the funds from that or you have utilized those funds, then you move further and you will go to the borrowing that funds, and once that borrowing is also not available or you have used that, then you will move further for going for equity issue, fresh issue, because fresh issue करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, and there are huge compliances, New York Stock Exchange की, Security Exchange Commission, even if I say London Stock Exchange, even if I say London ROC और इंडियन ROC, बेटे इन सब में इक्विटी के केस में सबसे ज्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, और आपको बड़ी सारी एजेंसीज अपॉइंट करनी पड़ेगी। वी हैव सीन इन्वेस्टमेंट बैंकर रखना पड़ेगा, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, सो मेनी थिंग्स वी हैव सीन इन द सोर्सेज ऑफ फंड। जब हम इक्विटी की बात कर रहे थे, याद है आपको लॉन्ग टर्म सोर्स में, और मैंने कहा था इक्विटी में जब आप पब्लिक इशू में जाओगे तो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर रखना पड़ेगा, और दीज आर द सर्विसेज। उसके बाद वो प्राइस डिसाइड करेगा, मिनिमम प्राइस होगा, मैक्सिमम प्राइस होगा, प्राइस बैंड आएगा। इट मीन्स देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स इफ आई वांट टू रेज फंड थ्रू इक्विटी। तो जनरली पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ये कहती है कि साहब आपको जब भी पैसे चाहिए ना, आप कुछ प्रेफरेंस में लोगे, तो वो बात आज हम देख रहे हैं। तो आप लिखिए जी, नो सर्च ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी हियरिंग। तो कहता है बेकार की बातें कर रहे हो आप, सर्च बताओ, डेट इक्विटी मिक्स बताओ, 70% होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 37, थप्पड़ मारूंगा खींच के, कहता कुछ नहीं होना चाहिए, फालतू बकवासबाजी कर रहे हो आप। मोदी गिलानी पागल है, मोदी गिलानी 1963 पागल है, ट्रेडिशनल भी पागल है। वो कहते हैं कि सबसे पहले आप ये बताओ, आपको जब भी पैसों की जरूरत होती है, क्या बाहर से मांगने जाते हो, पहले आप अपनी जेब को टटोलते हो, और अगर आपको फंड्स मिल जाते हैं, इफ यू हैव इंटरनल फंड्स, इफ यू हैव रिटेन्ड अर्निंग्स, देन यू यूटिलाइज फर्स्टली दोस फंड्स, एंड वंस दोस फंड्स आर बीइंग फुल्ली यूटिलाइज्ड, देन यू मूव टू डेट, एंड वंस दैट इज फुल्ली यूटिलाइज्ड, देन यू मूव टू इक्विटी, because equity has a huge flotation cost, issue cost, so many issues are involved in that, और कोई भी पचड़े में ज्यादा फंसना नहीं चाहता। तो लिखे जी फर्स्ट पॉइंट, फर्म विल रेज न्यू फंड्स एज फॉलोज। ऐसे ही बनाना है आपने, मैंने कैपलॉन बीबीपी पढ़कर बड़े प्यारा सा एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है, हैंड रिटन स्लाइड बनाई है, बड़ी मेहनत लगी है, आप बनाएंगे तो फायदे में रहेंगे दोस्त। प्रेफरेंस 1 should be given to the internally generated funds. It means retained earnings, it means those profits, it means undistributed profits, it means those profits which are available to you. अब अगर वो पूरे यूज हो जाते हैं तो फिर प्रेफरेंस 2 में आ जाएंगे, यू विल गो फॉर द डेट, यू विल गो फॉर द बोरोइंग, बिकॉज उसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज एज कंपेयर टू इक्विटी कम है, क्योंकि आप समझ रहे हैं। और अगर डेट के बाद भी पैसे की भूख है, at last you will go for the fresh issue, public issue, equity shares, because there are huge other formalities and complications involved with the fresh issue. So generally एक entity, एक finance manager पहले यहां से लेगा, फिर यहां से लेगा, फिर यहां से लेगा, और लॉजिकल भी है, मुझे तो ऐसा लगता है दिस इज मोर लॉजिकल। ठीक है जी। अब सवाल आता है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ प्रेफरेंस, एज आई हैव जस्ट डिस्कस। एक तो रीजन ऑफ फैक्टर है कि इशू कॉस्ट, देयर इज वेरी इंटरनली जनरेटेड में तो इशू कॉस्ट है ही नहीं, आपके घर के पैसे हैं, कोई परमिशन नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई ये नहीं, कोई लैप नहीं, कोई सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स नहीं। हाँ, डेट के केस में भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, क्योंकि डेट इंडेंचर है, दे हैव टू गिव द कंडीशंस, वो फिर कंडीशंस देंगे, वो कहेंगे ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, डेट कोविनेंट्स होंगे, वो कहेंगे जी नेगेटिव कोविनेंट्स है, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, तो आपको बात माननी पड़ेगी क्योंकि आपने उधार में पैसे लिए। और सबसे ज्यादा इशू कॉस्ट है यार इक्विटी शेयर्स के केस में, तो एनुअल जनरल मीटिंग में दे विल गेट द वोटिंग पार्ट,
So issue cost is no doubt a very important factor. Because of that, pecking order theory gives first preference to internally generated, then to debt and then to equity. और उसके बाद वो कहते हैं जी asymmetric information भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो अभी हम देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है आपको मैंने पांचों थ्योरीज को ईमानदारी से बताया। अब सवाल आता है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या समझना है। बेटे मैं ये कहूंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो मोडी गिलानी, जो कैप्लन एंड बीबी ने जो कंक्लूड किया, उन्होंने कहा जी कि एक्चुअली में कोई थ्योरी बेस्ट है ही नहीं, सबके प्लस सबके माइनस, सबके प्लस सबके माइनस, एंड दे आर ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस। और जो रियल लाइफ है वो अजम्पशंस में नहीं चलती, क्योंकि रियल लाइफ में पता थोड़ी था किसी को कोविड आ जाएगा, पता थोड़ी था ऐसे वायरसेस आ जाएंगे। आज 3 साल हो गए कोविड आए हुए, कोई कितने लोग मर गए कोविड में। तो रियल लाइफ कुछ अलग होती है, आप बुक लाइफ कुछ अलग होती है, और रियल लाइफ में कुछ नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, और इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रायल एंड एरर मेथड, क्योंकि सबकी विचार थॉट्स बदलते ही रहते हैं। आप बताओ ना, आपके 60,000 थॉट्स एवरीडे आपके माइंड में आ रहे हैं। आप जब 12th क्लास में तो कुछ और सोचते थे, फिर कॉलेज में कुछ और सोचते हो, अब एसीसी स्किल लेवल में आ गए तो कुछ और सोचते हो। यू नो योर थॉट्स आर चेंजिंग, इवन इन नॉलेज लेवल यू हैव सेम डिफरेंट थॉट्स, नाउ इन F9 यू हैव अ डिफरेंट थॉट। ऐसा होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। तो सबके विचार बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है ना। तो द पॉइंट इज there is no set format, there is no set formula, it depends upon the real conditions, it depends upon the real case scenario। तो रियलिटी में क्या होगा वो डिपेंड करेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड से आप निकालेंगे, आप करेंगे, फिर देखेंगे मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है, स्ट्रांग है तो रहेंगे, नहीं तो फिर चेंज कर देंगे, और ये दुनिया ऐसी चलती रहेगी। ठीक सर, लेकिन एक बात और समझनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पांचों थ्योरीज को अगर हम कंक्लूड करें, हम बार बार बात करते हैं कि हम डेट इंक्रीज करें, डेट इंक्रीज करें, डेट इंक्रीज। बेटे ज्यादा डेट इंक्रीज करने से, आपको शायद नहीं पता सत्यम कंप्यूटर्स, आपको नहीं पता किंगफिशर एयरलाइन के गिरने का कारण, आपको नहीं पता लेमैन ब्रदर्स खत्म होने का कारण। बेटे इट इज ओनली बिकॉज दे हैव ह्यूज डेट, बिकॉज दे हैव बोरोड एक्सेस अमाउंट एंड दे हैव द फिक्स कमिटमेंट टू पे द इंटरेस्ट, दे हैव द ह्यूज इंटरेस्ट गेयरिंग। आप उधार ले लेते हो, लेकिन जब आपको चुकाना पड़ता है ना तो बड़ा अंदर दर्द होता है यार, बड़ी बड़ी कंपनीज खत्म हो जाती हैं। तो अगर हम बैंकरप्सी का कारण देखें, सबसे बड़ा बैंकरप्सी का रीजन है कि आपके ह्यूज डेट थे और उनके पास राइट थी आपके एसेट्स को सेल करने की, और आपके कंपनी को उन्होंने खत्म कर दिया, बेच दिया सब कुछ। तो बेटे फाइनेंशियल रिस्क के कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं। आज हम उन साइड्स को डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक है हम बात कर रहे हैं टैक्स की छूट की, ये ब्ला 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 ब्ला, बट यार ये भी तो देखो कि अगर रिस्क बढ़ जाएगा तो आपके बैंकरप्सी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बैंकरप्सी बढ़ेगी तो आप ऊपर लिखिए, हेडिंग लिखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ हाई गियरिंग। बैंकरप्सी रिस्क पहला फैक्टर है। एजेंसी कॉस्ट, इसको बोलते हैं बेटे रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस। अभी बता रहा हूं रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस क्या होती है। मैंने अभी बताया ना, अगर आप ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन नोट्स इशू करेंगे, मोर डेट, मोर बोरोइंग्स, मोर लोन, मोर बैंक बोरोइंग्स, मोर बैंक लोन, then in that case we have a debt indenture, and as per that indenture we have some covenants, we have some conditions, we have some restrictive conditions, जहां पर डेट होल्डर्स आपके ऊपर कंडीशंस लगा सकते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, अब आप और बोरो नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी रेशो ये होनी चाहिए, आपकी रेशो ऐसी होनी चाहिए। इट मींस आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ज्यादा गेयरिंग करके बंध रहे हो, फंस रहे हो, बेड़ियों में फंसते जा रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट, बेड़ियों में फंसना। तो सो द पॉइंट इज वी आर सीइंग द डार्क साइड ऑफ हाई गियरिंग। पहले तो अच्छा लगेगा, पैसे आ जाएंगे, बट वी हैव द डार्क साइड। The first is bankruptcy cost. We have seen Satyam Computers, Kingfisher Airline, Lehman Brothers, Enron, Sahara India, all are bankrupt because the main reason was this only, huge gearing. Third is tax exhaustion. भाई ये बात ठीक है कि हमें टैक्स की सेविंग मिलती है, लेकिन आपके प्रॉफिट्स भी तो होने चाहिए उस टैक्स को, उस इंटरेस्ट का एक्सपेंस को डेबिट करने के लिए। पता चला इंटरेस्ट एक्स है और आपके प्रॉफिट्स एक्स माइनस समथिंग है, अब प्रॉफिट्स ही नहीं है उसको अब्सॉर्ब करने के लिए, या जितने थे प्रॉफिट्स अब्सॉर्ब हो गए, तो बाकी इंटरेस्ट क्या है, फिर तो बेकार है वो। तो भाई साहब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करते रहो। तो टैक्स एग्जॉस्शन भी एक लेवल आ जाएगा जब आप ज्यादा टैक्स की सेविंग भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। फोर्थ इज इंपैक्ट ऑफ बोरोइंग कैपेसिटी। भाई साहब आप बोरो करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो,
क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कहेंगे कि अब आप बोरो मत करना, क्योंकि आप बोरो करोगे तो आपकी क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगी। नाउ यू हैव लिमिटेड बोरोइंग कैपेसिटी। आप ये बताइए, आपने एक दोस्त को ऑलरेडी $5 लाख दिए हुए हैं और दूसरे दोस्त को $2 लाख दिए। अब जिसको $5 लाख दिए वो दोबारा से आपसे मांगने आ गया कि यार दिवाली है, पैसे दे दो, मैं दे दूंगा। आपके मन में क्या आएगा कि यार $5 लाख तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, अब ये और मांगने आ गया है। अच्छा, जो दूसरा दोस्त है जिसको आपने $2 लाख दिए थे, वो भी सपोज करते हैं मांगने आ गया। आप बताओ आप किसको पैसे देने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे? बट नेचुरल जिसने आपसे पैसे कम लिए हैं, क्योंकि आपको लग रहा है उसकी फिर भी प्रोबेबिलिटी है ना भागने की, ही विल रिटर्न द मनी। बट जिसको आपने ऑलरेडी $5 लाख उधार में दे दिए, क्या पता भाग जाए, मर जाए, क्या पता उसको कोविड हो जाए। कोविड तो हो गया 2-3 साल पहले, क्या पता कोई और वायरल फीवर हो जाए। इट मीन्स आपकी बोरोइंग कैपेसिटी एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ कंपनी, इफ आई बोरो मोर, यू नो माई बोरोइंग कैपेसिटी विल लिमिट, एग्जॉस्ट हो जाएगी। फिर क्या करेंगे आप? इट मीन्स दीज आर द डार्क साइड्स ऑफ हाई गियरिंग। ठीक है जी। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ डेट एज गियरिंग इंक्रीजेस। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप ज्यादा बोरो करते जाएंगे, इवन डेट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। पहले 5% में डिबेंचर्स इशू किए थे, अब आपको 8% देने पड़ेंगे, फिर 12, क्योंकि उनकी भी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, क्योंकि आपने पहले उधार रखा हुआ इतना सारा। जैसे मैंने कहा जी, मैंने दोस्त को $5 लाख दिए थे, अब वो नेक्स्ट 2 लाख मांग रहा है, तो मैं कहूंगा जी पहले 5 लाख में मान लेते हैं मैं 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं, बट नेक्स्ट 2 लाख में मैं उसको ये कहूंगा भैया 10 से ज्यादा लूंगा मैं तेरे से अब, बिकॉज मेरा रिस्क फैक्टर बढ़ गया है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दोस्तों, आज आपके सामने मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में बताने की कोशिश की कि कैपिटल स्ट्रक्चर में आप कैसे कैसे डिस्कस करेंगे एंड हाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चंस। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है हम लेंगे, मैं अभी 2 लेक्चर्स और लेने वाला हूं, 2 या 3 लेक्चर्स लूंगा, उसमें बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। लॉजिक्स बताने थे, कंसेप्ट बताने थे, समझाना था। हम अब मिल रहे हैं लेक्चर नंबर 7 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।